हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछले क्लास में आपकी हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ योर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। और पिछली क्लास में हमने कुछ नए वर्ड्स देखे, जैसे कि आपके चिन्ह, बंधना, ओके, एंड वी केम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइंग एंड डाइंग। और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ योर इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। ओके, so let us see now. By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. ठीक है, अभी जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, जो कॉटन था, सिल्क था, इसकी विदेशों में इतनी ज़्यादा मांग थी कि वहाँ की जो रिच लोग थे, बाकी जो आम लोग थे, साथ में जो वहाँ की रानी थी, वे तक जो है यहाँ के कपड़े पहना करते थे। ठीक है, और जब ब्रिटिश में, जब आपका इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद इन लोगों के यहाँ कपड़े बनने लग गए मशीन्स पे। ठीक है, और उसके बाद भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इंडिया की क्वालिटी के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही थी। ठीक, अभी यहाँ पे चूँकि इंडियन कपड़ों की इतनी ज़्यादा मांग थी, इतनी ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे थे, भाई कपड़े तो वहाँ भी बनते होंगे, ठीक है, वहाँ भी आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं कपड़ा बना ही रहे होंगे, लेकिन चूँकि अब यहाँ से जो आपके कपड़े हैं वो पूरे के पूरे वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, उसको पहन रहे हैं, तो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कपड़ों के, वे लोग जो है दिक्कत में आ गए। ओके, तो यहाँ पे चूँकि इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी बहुत अधिक बढ़ गई, तो इंग्लैंड में जो आपके सिल्क मेकर्स थे और जो आपके कपड़े के बाकी जो बनाने वाले थे, उन सब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने विरोध किया कि अब जो है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को हमारे देश में आने से बंद किया जाए, इसको रोका रोका जाए। ठीक है, क्योंकि उनके उद्योग धंधे जो हैं वो सब जो है ठप पड़ रहे थे। ओके, सो इन 1720s द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड अ लेजिस्लेशन banning the use of printed cotton textiles chintz in England. Interestingly, this act was known as a Calico Act. Again, a very important question. ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट डू यू मीन बाय कैलिको एक्ट। ओके, तो 1720 में आपके जब इंडियन टेक्सटाइल्स की मांग जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत अधिक बढ़ गई, तो वहाँ के जो आपके कपड़े के प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि अब जो है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स की जो इंपोर्ट है उसको बैन कर दिया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जो है एक लेजिस्लेशन एनेक्ट किया, और उसके तहत फिर लोगों ने ऐसा कानून बनाया कि अब जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, स्पेशली जो है चिंद्स है, अब आगे से जो है इंग्लैंड में इसका यूज जो है वो नहीं किया जाएगा, और इसी को जाना गया कैलिको एक्ट के नाम से। ठीक है, नाउ एट दिस टाइम इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। ठीक है, अभी एक ऐसा दौर था कि उसी वक्त जो है ये कपड़े की जो मिलें थी, कारखाने थी, वो जो इंग्लैंड में जो है विकसित हो रहे थे। ठीक है, सो अनेबल टू कॉम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल्स, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब चूंकि भाई इनके अब उद्योग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, अब ऐसे में दूसरे देश के कपड़े की मांग इतनी अधिक है, तो फिर इनके काम का क्या होगा, इनके इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा। तो ये अपना एक सिक्योर मार्केट चाहते थे, ऐसा मार्केट जहाँ पे इनको जो है किसी बात की चिंता ना हो, है ना, कि भाई किसी के साथ इनको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है इंडियन टेक्सटाइल्स की एंट्री को पूरी तरीके से यहाँ पे रोकना चाह रहे थे, ताकि सिर्फ हमारे ही टेक्सटाइल्स यहाँ पे बिके और किसी दूसरे देश के टेक्सटाइल्स के साथ हमको कॉम्पिटिट ना करना पड़े। राइट, सो द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंटल प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पहली इंडस्ट्री जो कि ग्रो की गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर में, जिसको कि सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई, वो थी आपकी कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, इस पे ध्यान दीजिएगा। नाउ इंडियन डिजाइंस वेर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन ऑन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। ठीक है, अब देखिए ये लोग इंडिया के कपड़ों की मांग भी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे बढ़े, लोग उसको पहने भी नहीं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ हिस्ट्री क्लासेस में कि नकल करना जो है इनकी फितरत में था। ठीक है, और नकल क्यों करेंगे भाई, क्योंकि वो क्वालिटी इनके अंदर थी ही नहीं, वो ज्ञान था ही नहीं, तो वो इनको क्या करना पड़ता था, उसको
उसको कॉपी करना पड़ता था। तो यहाँ भी लोग क्या करते थे, जो भी इंडियन डिज़ाइंस थे उसको कॉपी करते थे। ओके, तो इंग्लैंड में जो भी इनके कपड़े बनते थे वाइट मसलिन पे या फिर जो अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ थे उस पे जो है वो उस प्रिंटिंग को, इंडियन डिजाइंस को जो है उसको लगाया करते थे। ओके, नाउ कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स आल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब देखिए, अब ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए इंडियन टेक्सटाइल्स की मांग से कि अब इनको एक नया खोज करना पड़ा। ठीक है, एक नया टेक्नोलॉजिकल खोज कि भाई हम ऐसा क्या करें कि भाई जिससे कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और हमारी प्रोडक्शन बढ़े, और ताकि इंडियन टेक्सटाइल को हम जो है क्या करें, उसको हरा सकें। तो इसी चक्कर में जो है 1764 में जो है इनके यहाँ इन्वेंशन की गई जॉन कई के द्वारा। उसका नाम था स्पिनिंग जेनी, विच इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। ठीक है, अब होता है ना कि आविष्कार जो है वो आवश्यकता की जननी होती है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी लोग आविष्कार करते हैं। तभी लोगों को इतनी ज़रूरत पड़ गई, ये सब इतना परेशान हो गए कि इन्होंने फिर जो है एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया स्पिनिंग जेनी का, और इसको इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन के। अब इससे क्या हुआ, जो आपका एक पारंपरिक तरीके से जो आपके जो धागे बनाए जाते थे, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। ओके, अभी देखिए जो आपका कॉटन होता है, कॉटन के जो फूल होते हैं, है ना, जब वो पूरे तरीके से विकसित हो जाते हैं तो उन रेशों को, जो फूल के रेशे होते हैं उनको उनकी बीज से अलग किया जाता है ना। और फिर उसको जो उनका रॉ मटेरियल होता है, यानी जो कच्चा हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है कॉटन का, उसको फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, और साफ करने के बाद फिर जो आपकी प्रक्रिया होती है वो आपकी होती है स्पिनिंग की। ठीक है, स्पिनिंग यानी फिर उससे फिर जो क्या करते हैं, उसके धागे बनाए जाते हैं। ठीक, और धागे बनाए जाने के बाद फिर होती है आपकी वीविंग। वीविंग के मतलब फिर उस धागों से क्या होती है, बुनाई होती है। तो यहाँ भी बात हो रही है स्पिनिंग की, है ना। स्पिनिंग का मतलब जहाँ पे अब ये जो आपका रॉ मटेरियल, रॉ फाइबर आपको प्राप्त हुआ है, आप उससे क्या बनाएंगे, धागे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्पिंडल की बात हो रही है। स्पिंडल माने जिसपे धागे आपके जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये तो आपका पहला इनका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था। और दूसरी चीज जो इनका इन्वेंट हुई थी वो थी आपकी स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट in 1786, revolutionized the cotton textile weaving. Cotton could Cloth could now be woven in immense quantities and cheap too. अब इनके यहाँ ये जो दो आविष्कार हुए थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आपका स्पिनिंग जेनी और दूसरा आपका जो था वो था आपका इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, भाप का इंजन। ठीक है, इसके द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति आई। और ठीक है, इसकी वजह से जो आपका कॉटन टेक्सटाइल था उसकी बुनाई, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे शुरू की। अब यहाँ पे इनके जो कपड़े थे ये बहुत बड़ी मात्रा में बनने लग गए, और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे। क्यों? क्योंकि ये मशीन के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब देखिए, हाउ एवर इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। इतना कुछ इनके यहाँ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन्होंने मशीनों पे कपड़े बनाने शुरू कर दिए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद भी 18वीं शताब्दी के अंत तक भी पूरे संसार पे भारतवर्ष जो है वो अपने कपड़ों के लेकर छाया हुआ था। ठीक है, सो नाउ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, the French, and the English made enormous profits out of this flourishing trade. ठीक, अब इतना ज़्यादा मांग थी कि अब इसमें जो भी आपके पश्चिम की जो कंपनीज थी, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अंग्रेज हो, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फायदा कमाया इससे। एंड दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। देखिए, अब इनको क्या होता था, अब क्योंकि इनको जो भी सामान यहाँ पे खरीदना होता था तो भाई इनके पास कुछ होना चाहिए ना खरीदने के लिए। तो इससे ये क्या करते थे, अपने देश में से चांदी लेके आते थे। ठीक है, और वो चांदी जो है हमारे देश में देने के बाद फिर वो उसके बदले में कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल जो है यहाँ से परचेज करते थे। ठीक है, तो ये उस वक्त की कंडीशन थी। कब? अभी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हाँ, हमने पढ़ा था ना कि बंगाल में जो इन लोगों को नवाबी के जो अधिकार मिले थे उससे पहले तक की स्थिति थी। ठीक है, कि जब तक आपका बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुआ था 1757 में, है ना, उससे पहले की स्थितियां ये बता रहा है, आपकी 18वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा है। उस वक्त तक ये लोग अपने देश की चांदी, इनकी चांदी, ठीक है, इन लोगों का जो भी आपका चांदी सोना था सब ड्रेन आउट हो रहा था वहां पर।
ठीक है। तो ये अपना चांदी लेके आते थे, यहाँ पे देते थे, यहाँ से कपड़े ले आके फिर उसको बेचते थे। तो कुछ तो इनको हानि हो रहा था ना, इनकी चांदी का लॉस हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन जब आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जब इसको बंगाल में पॉलिटिकल पावर मिल गया, बैटल ऑफ प्लासी जब जीत लिया रॉबर्ट क्लाइव ने, उसके बाद जब बंगाली के इनको रेवेन्यू के अधिकार मिल गए, तब तब इनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि भाई इन लोगों को जब टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया, तो भाई यहीं से पैसा लेते थे, सारा पैसा इनकी पॉकेट में, और उसी पैसे से फिर ये हमारे ही देश से सामान खरीद के फिर उसको ले जाया करते थे, और उसको बेच के वहाँ पे दुगने तिगने दाम में बेच के पैसा कमाते थे, ठीक है। और उसके बाद तब इन लोगों का जो खर्चा था ना, जो ड्रेनिंग आउट था इनका सिल्वर का, वो जो है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल में राजनीतिक पावर मिल गया, तो उसके बाद इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रेशियस मेटल टू बाय इंडियन goods. Instead, they collected revenues from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian टेक्सटाइल्स। देखिए कितना मज़ेदार सिस्टम था इनका, कितना अच्छा ब्रेन था कि यहीं का सब कुछ लगाओ, यहीं पे सब कुछ ले लो, और जो भी मुनाफा हो अपनी पॉकेट में, ठीक है। टैक्स इन्हीं लोगों से वसूलना है, उसी टैक्स का इन लोगों से ही सब सामान सस्ते में लेना है, और उसको ले जाके डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टाइम में बेच देना है, ठीक है। यानी सारा फायदा हमारी पॉकेट में, ठीक है। तो ये थी अंग्रेज़ों की चाल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये आपका फिगर 8 पे एक मैप दे रखा है। ओके, इसको जूम कर लेते हैं। फाइन, व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज योर वेयर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। अभी वीविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपके जो बुनाई का काम होता था उसकी मेन सेंटर्स मुख्यतः ये कहाँ पे होता था, ठीक है। अभी देखिए जो अलग अलग प्रकार की आपकी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे आपके अब जो आपका स्टार मार्क है, ठीक है। अब जो भी हमारा मैप वर्क होता है ना, वो हम लोग जो है इन सिंबल से पहचानते हैं। जैसे अभी आपने देखा ये आपका क्या है ये, ओके, लेट मी मेक इट क्लीन। ओके, नाउ फर्स्ट इज जो प्लेन वाइट, ठीक है, यानी सफ़ेद बिल्कुल प्लेन कपड़ा, ठीक है, उसके लिए आपका स्टार मार्क है। यानी ये कहाँ बनता था, ये आपका देखिए ये स्टार मार्क किधर पे है आपका, ढाका में, पटना में, कैलकाटा में, मैड्रास में, ठीक है। यानी पूरे मैप में आप जहाँ भी स्टार मार्क देखेंगे मतलब वहाँ पे आपका प्लेन वाइट कपड़े की बुनाई होती थी। अब देखिए ये जो आपका सिंबल है ये आपका चेक्स एंड स्ट्राइप्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे चेक चेक वाले कपड़े बनते हैं, स्ट्राइप्स लगे कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये साइन आप देखेंगे यहाँ पे कलकत्ता में लगा पड़ा है, ठीक है। फिर आपका पौंडीचेरी है, आपका मैड्रास है, ठीक। फिर आप चिन्स देख सकते हैं, ओके, चिन्स यू रिमेंबर, वी हैव लर्नड अबाउट इट इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो चिन्स आपका बन रहा है यहाँ पे, मैड्रास है, कैलकाटा है, ढाका है, पटना है, बनारस है, ठीक है। फिर आप ना आ जाएंगे सिल्क में, ठीक है। तो सॉरी, बनारस इज़ नॉट फॉर चिन, बनारस इज़ फॉर योर सिल्क, ओके। बनारस सिल्क के लिए बहुत प्रख्यात है, और चिन्स हमारा हमने जो देखा था आपका पटना में और ढाका में, ठीक है। और बाकी आप जो बाकी जितना भी आपका मैप है आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। बाय सिंबल यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह कपड़े की बुनाई जो है कौन से एरिया में हो रही है, ओके। अब देखिए आपको क्या बताने की कोशिश करे हैं, वीविंग सेंटर्स 1500 से लेके 1750 तक, राइट। सो नाउ इफ यू लुक एट द मैप यू विल नोटिस द टेक्सटाइल प्रोडक्शन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन 4 रीजन्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। अभी देखिए 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत हो रही थी उसमें जो आपका कपड़े की प्रोडक्शन थी, जो आपका कपड़ों का टेक्सटाइल का प्रोडक्शन था, वो मेनली 4 तरह की रीजन्स में था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो सबसे बढ़िया रीजन जिसका नाम आता है वो था बंगाल, ठीक। कारण क्या था, कारण थी यहाँ की नदियाँ, ओके। बंगाल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स लोकेटेड अलॉन्ग द न्यूमरस रिवर्स इन द डेल्टा, ठीक है। अब आपका बंगाल जो है बहुत सी नदियाँ जो है क्रॉस करके वहाँ से निकल रही हैं, तो भाई वो वहाँ पे था, तो इसी के वजह से जो था, जो आपका प्रोडक्शन सेंटर जो भी बंगाल में था, यानी जो भी कपड़े वहाँ पे बनते थे, चूंकि नदी का मतलब क्या, यानी आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से आराम से पानी के जरिए जो है आपका जो भी गुड्स था वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाया करता था, चाहे कितनी भी दूरी हो, ठीक है। एंड द वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द cheapest means of transport, right? So now do not forget that in the early 19th century railways had not developed and roads were not just beginning to be laid on the extensive scale, ठीक है। अब उस टाइम तक आपकी रेलवे लाइन जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, और जो रोड्स थी, ठीक है, वो जो है बस उसकी शुरुआत जो उस टाइम में हो रही थी, राइट। ये आपका पहला एरिया है, वो है आपका बंगाल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अभी नदियों के किनारे हैं ये, ठीक। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होने की वजह से जो है
यहाँ पे आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। तो फर्स्ट आपका हो गया बंगाल। नेक्स्ट इज योर, अभी किसकी बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट इज योर ढाका। ढाका इन द ईस्टर्न बंगाल, ठीक है, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, सो वॉज द फोरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी। और ये किसके लिए फेमस था? इट वॉज फेमस फॉर मलमल एंड जामदानी वीविंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, इफ यू लुक एट द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, अब ये साउथ की बात कर रहे हैं। Okay, now in the southern part of the India, in the map you will see a second cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast. अब देखिए ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक, क्लस्टर्स की बात क्यों की गई है? क्लस्टर यानी जहाँ पे ग्रुप में चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में हैं, बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे कपड़ों की बुनाई के लिए। ओके, सो नाउ हियर, if you look at the southern part of the India in the map, you will see a second cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast. अभी कोरोमंडल कोस्ट आपका कहाँ से लेके कहाँ तक फैला है? It is stretching from Madras to northern आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी आपका मद्रास से लेके आपका नदन आंध्र प्रदेश तक ये जो एरिया है ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, और यहाँ तक आपकी वीविंग सेंटर्स थे। नाउ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट देयर वर इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर्स इन गुजरात। अब हम जब यहाँ वेस्ट में आ जाते हैं तो ये गुजरात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, ईस्ट में आपका बंगाल, साउथ में आपका कोरोमंडल कोस्ट, मद्रास से लेके नदन आंध्र प्रदेश तक, और जब वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे गुजरात। ये थे आपके इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर्स। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे हु वे द वीवर्स। वीवर्स यानी बुनकर, जो कि कपड़ों को बुनते हैं, जो बुनाई का काम करते हैं। ओके, नाउ सी हियर, वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। आपको पता है ना, उस टाइम जो है लोगों की ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। इट वॉज सिंपल, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इतना ज़्यादा नहीं था। यानी जो जो काम कर रहा है ना, उसके पापा ने जो काम किया उसके बेटे ने काम किया, वो बेटे ने जो काम किया उसके बेटे के बेटे ने काम किया, मतलब वो पूरा ऑक्यूपेशन जो है चलता रहता था। तो लोग जनरेशन्स तक एक ही काम में लगे रहते थे। तो हो जाता था कि भी जुलाहे का परिवार है, बुनकर का परिवार है, नाई का परिवार है, धोबी का परिवार है। ठीक है, यानी ऑक्यूपेशन के साथ लोगों का जो पूरा परिवार का, कुल खानदान का नाम जो जुड़ा रहता था। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये जो वीवर्स थे ऐसी कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे जो कि वीविंग में स्पेशलाइज थे। भाई सही बात है, जो काम आप बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक लगातार करेंगे तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो ही जाएंगे, है ना, आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। ठीक है, सो दे वर स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, यानी बुविंग, बुनाई में उनके हाथ बहुत साफ थे। सो देयर स्किल्स वे पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक, अब ये जो इनकी कारीगरी थी, जो कुशलता थी, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती थी, है ना। पिता ने पुत्र को सिखाया, फिर पुत्र ने अपने पुत्र को सिखाया, तो इट गोज ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नाउ अब इसमें नाम बता रहे हैं आपको। देखिए, ये बुनकर जो है इनके भी अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम थे, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बंगाल हैं तो बंगाल के जो बुनकर थे उनको कहा जाता था तांती वीवर्स, तांती। ठीक है, तांती कहा जाता था। और जो आपके आपके नॉर्थ इंडिया में जो बुनकर थे उनको कहा जाता था जुलाहाज और मोमिन। ठीक, अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया में इनको किस नाम से जाना जाता है? सेल, कैलिकोलर, देवांग्स। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया में इन नामों से वीवर्स को जाना जाता था। तो देयर आर द सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। ठीक है, तो ये आपके वीवर्स कम्युनिटीज के नाम है। ओके, बंगाल में तांती वीवर्स, नॉर्थ इंडिया में जुलाहास और द मोमिन वीवर्स, एंड इन योर साउथ इंडिया सेल, कालीकोलकर और द देवांग्स वीवर्स। राइट, आई होप आपको समझ में आया इतना। अब देखिए, अब ये आपके बता रहे हैं प्रोडक्शन के जो स्टेजेस होते हैं। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। ठीक, अब कपड़ा बनाई में, ठीक है, जब हम कपड़ा, भाई हमको तो अभी आप जाते हैं मॉल में, आप जाते हैं शॉप में, है ना, आप आराम से कपड़ा परचेज करके आते हैं, आप उसको पहन लेते हैं, कितना आसान लगता है ना, और फिर कुछ दिन पहनने के बाद आप उसको हटा भी देते हैं। लेकिन आपको पता है ये कपड़ा बनने में जो है कितने स्टेजेस शामिल होते हैं, कितनी मुश्किल से, कितने स्टेजेस के थ्रू पास होकर, कितने प्रोसेस के जरिए इस कपड़े को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो है आपका स्पिनिंग। ओके, स्पिनिंग का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहाँ पे कि आपके धागे बनाए जाते हैं। तो ये जो स्पिनिंग का काम था मोस्टली इसको कौन करती थी? औरतें, वुमेन। ठीक है, और इसमें क्या यूज होता था, किस पे किया करती थी वो? इनके पास होता था चरखा एंड तकली। सो दीज वे द हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसे स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट थे जो इनके घर में रहते थे। इसमें एक चरखा रहा करता था और एक तकली रहा करती थी। ठीक है, अब इसमें काम कैसे करते थे? देखिए, द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। यानी जो आपका रॉ फाइबर इन लोगों को मिलता था ना, वो इसको क्या करते थे, चरखे पे क्या करते थे, उसको स्पन करते थे।
स्पिनिंग करते थे, यानी उसको धागे बनाते थे और वो तकली पे जो है क्या होता था, वो लपटता चला जाता था, रोल होता जाता था। आपने कभी अपनी मम्मियों को मशीनों पे धागा भरते हुए देखा है ना? अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, आपकी मम्मी जब धागा खत्म हो जाता है, तो वो जब धागे का रोल खाली हो जाता है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको खड़ा करके उसमें डाल के फिर जब व्हील घुमाती है तो सारा धागा उस पे लपटता चला जाता है ना? तो वैसे ही एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि उसी प्रकार से यहाँ पे धागा बनाया जाता है, यानी जो रेशे हैं उसको ये लोग धागे में बनाएंगी और वो तकली पे जो है क्या होगा, वो लपेटता जाएगा। ठीक है। नाउ व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर। ठीक है। तो पहला स्टेज क्या था? पहला स्टेज था आपका स्पिनिंग, जहाँ पे आपने धागा बनाया जिसको औरतें करती थी। अब एक बार आपका स्पिनिंग हो गया तो अब ये जो थ्रेड था, जो धागा इन्होंने बना लिया, अब इसको कपड़ा बनाया जाना था, मतलब इसको बुनते थे, है ना? कपड़ों की आपकी जो थ्रेड थी उसकी बुनाई होती थी, तो इसको जो कपड़ा बनाने के लिए इसको कौन करता था? बुनकर करता था। ओके। सो इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज अ टास्क डन बाय द मेन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, वीविंग कौन करते थे यहाँ पे? मेन, पुरुष। ठीक है। ये स्पिनिंग कौन कर रही है? वुमेन। राइट। सो नाउ फॉर कलर टेक्सटाइल्स, अब आपने धागा भी बना लिया, अब आपने उसका कपड़ा भी बना लिया। ठीक है। अब इसको क्या रंग देने, है ना? रंग बिरंगे कपड़े, सबको अलग अलग कलर पसंद होता है। मुझे तो येलो बहुत पसंद है, मुझे तो ग्रीन बहुत पसंद है। तो ये कलर आते कहाँ से हैं? ठीक। तो अब इसके लिए क्या होता था? द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर। अब यहाँ पे किसका काम आया? जो कलर देता है, तो इसको क्या कहते हैं? रंगरेज। ठीक है। रंग दे चुनरिया गाना सुना होगा आपने। ठीक है। तो रंगरेज का नाम आ रहा है यहाँ पे। So for printed cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as chippygars. ये क्वेश्चन भी बहुत प्यार से पूछते हैं टीचर्स। ठीक है। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। ओके। तो अब यहाँ पे जो है आपके जो व्यूवर्स थे, वो अपने कपड़ों को ले आके उसको रंगाते थे और इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है। कोई किसी के काम पे डाका नहीं डालता था। ठीक है। अभी अभी देखिए कोई भी कुछ भी काम करता है अभी, लेकिन ऐसा नहीं था उस वक्त। हर किसी का काम जो है वो बटा हुआ था। तो यहाँ पे जो व्यूवर्स थे, ये अपने कपड़ों को रंगाने के लिए स्पेशली ब्लॉक प्रिंटर्स के पास, मतलब ब्लॉक प्रिंटर्स यानी इनके पास अलग अलग तरह के ब्लॉक हुआ करते थे। ठीक है। उसी ब्लॉक के द्वारा जो है ये उस पर प्रिंटिंग करते थे, इनको कहा जाता था चिपिकार्स. So handloom weaving and the occupations associated with it provided livelihood for millions of Indians. अब देखिए ये जो हैंडलूम वीविंग थी, ठीक है, करघा यानी घर पे जो वीविंग होती थी, जो भी काम ये लोग करते थे, यही इनका एक काम था जो कि जनरेशन से चला आ रहा था। इनके पुश्तैनी, मतलब पुश्तैनी काम हुआ करते थे। तो इसी से इन लोगों की जो रोजी रोटी चलती थी। ये कहीं पे जाके फाइल लेके किसी अखबार में अपना वैकेंसी देख के और फिर इंटरव्यू देने नहीं जाते थे कि भाई हम अब जा रहे हैं, हम अब इंटरव्यू दे रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर कॉल लेटर आएगा, नौकरी लगेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इनका काम था और इसी के ज़रिए इनका पूरा जीवन यापन उस टाइम हुआ करता था। ओके। आई होप आपको व्यूवर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब देखिए, अब इंडियन टेक्सटाइल जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे कि इतना ज़्यादा प्रख्यात था ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि लोग इतना पहना करते थे और इतना ओवर फ्लडेड हो गया था कि इंग्लैंड के बेचारे जो कपड़ा बनाने वाले थे हाहाकार कर रहे थे। इसको रोकने के लिए पूरी गुहार लगा दी सरकार से कि भाई रोकिए रोकिए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये इंडियन टेक्सटाइल जो है डिक्लाइन पे आ गया? क्यों जो है इसका पतन होने लगा, ये हम लोग देखेंगे। ओके। ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस फिगर अबाउट। दिस इज अ फिगर ऑफ अ तांती वीवर ऑफ बंगाल। ठीक है। ये वीवर का एक पिक्चर दे रखा है आपको। इसको एक बेल्जियन पेंटर ने बनाया है, सॉल्वेंस नाम है, इन 1790s। ओके। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। नाउ द तांती वीवर हियर इज एट वर्क इन द पिट लूम। डू यू नो व्हाट द पिट लूम इज? ओके। नाउ अब देखिए बंगाल में जो वीवर है उनको क्या कहा जाता था? तांती। मतलब क्वेश्चन जो यहाँ से निकल के आ सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट इज योर औरंग। औरंग का मतलब क्या होता है? औरंग इट इज़ अ पर्सियन टर्म। ठीक है। ये पर्सियन टर्म है और ये किसके लिए यूज़ होता है? वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे सामान को इकट्ठा करके रखा जाता है। भाई जब आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बना ली है ना, उसको आपने इतनी मात्रा में बना ली कि इकट्ठा तो बिकेगा नहीं, है ना? तो आप उसको क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ओके। उसके बाद फिर आप उसको बेचते हैं। ओके। सो दिस इज नोन एज योर औरंग, या इसको हम और क्या कहते हैं? वर्कशॉप। राइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे थे आपका द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। नाउ लेट अस कम टू दिस टॉपिक। ओके। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन affected टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। अब देखिए, अभी तो एक वक्त ऐसा था कि ब्रिटेन में लोग डरे हुए थे इंडियन टेक्सटाइल से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन लोगों ने ही इंडियन की मतलब चीज़ों को पूरी तरीके से इन लोगों ने
बदल के रख दिया। तो अभी ये कैसे हो हम लोग देखते हैं कि अब ब्रिटेन में जो आपकी मशीनें आ गई, जो नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गए, उसकी वजह से इनके यहाँ कपड़ों की बाढ़ आ गई, क्योंकि भाई बहुत बड़े पैमाने पे कपड़े बनने लग गए, अच्छी क्वालिटी के बनने लग गए, सस्ते बनने लग गए। ठीक है, तो अब इससे अब इंडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा। नाउ हियर इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। आप देखिए, अब उल्टा हो गया। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब इंडियन टेक्सटाइल जो इतनी धूम मचा रहे थे ब्रिटेन के मार्केट्स में, यूरोप के मार्केट्स में, अमेरिका के मार्केट्स में, अब क्या हुआ, अब ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स ने अपने टेक्सटाइल बना लिए थे मशीनों पे। ठीक है, भाई मशीनों पे बना लिए तो उनकी बुनाई भी बहुत महीन थी, वो सस्ते भी थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। ठीक है, तो अब इससे जो है बहुत तगड़ा कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ करना पड़ा यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स में। यानी जहाँ पे लोग होलसेल पहले सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल खरीदा करते थे, अब उन लोगों की नज़र ब्रिटिश टेक्सटाइल पे भी पड़ी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में वो लोग कंपेयर करके देखे कि भाई ये तो हमको सस्ता भी पड़ रहा है, ठीक है, और ये हमको क्वालिटी में भी महीन पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है। तब उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश टेक्सटाइल्स को खरीदना शुरू किया। नाउ एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, ओके, अब देखिए सेवरल वेज, मतलब ये आपको पॉइंट में बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका कि आपकी जो कॉटन इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट ब्रिटेन में हुई थी, उसका जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो इंडिया में हुआ था उस पर क्या असर पड़ा। तो पहला क्या इन्होंने असर बताया, फर्स्ट द इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन अमेरिकन मार्केट्स। ओके, फर्स्ट। नाउ सेकंड थिंग व्हाट, exporting textiles to England became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या, यहाँ के व्यवसायी चिल्लाने लग गए थे कि भाई अब इंडियन टेक्सटाइल्स को बंद कीजिए, बंद कीजिए, क्यों, क्योंकि भाई हमारे कपड़े कौन खरीदेगा, और सरकार तो अपने लोगों के लिए काम करती है ना। तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो अपने व्यवसायियों की सुननी ही सुननी थी। तो उन्होंने जो है अपने ट्रेडर की रक्षा करने के लिए, अपने ट्रेड की रक्षा करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज की रक्षा करने के लिए जो है इंडियन टेक्सटाइल्स पे बहुत हैवी टैक्स लगा दिया। ठीक है, मतलब अब इतना ईजी फ्लो नहीं रहेगा। यानी अब अगर आपको अपना कपड़ा हमारे देश में बेचना है तो आपके ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगेगा, इतना टैक्स आप पे करेंगे तब जाके आप अपना कपड़ा हमारे मार्केट में बेच पाएंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। अब देखिए 19वीं शताब्दी के शुरू होने में क्या हुआ, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल्स सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। अब देखिए, अब इंग्लिश मेड जो टेक्सटाइल्स थे, जो आपके कॉटन के कपड़े थे, इन्होंने जो है थोड़े ही समय में इंडियन गुड्स को फटाक से जो है आपके अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के ट्रेडिशनल मार्केट से आउट कर दिया। ओके, अभी सब तरफ कौन छा गया, आपके इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल्स। नाउ अब क्या हुआ, thousands of weavers in India were now thrown out of employment। अभी हम पढ़ रहे थे ना बुनकरों के बारे में कि भाई जनरेशन से जनरेशन ये लोग इसी काम पे निर्भर थे, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई और काम तो इनको आता नहीं था, पैसे का कोई और सोर्स नहीं था। तो अब जब वहां पे कपड़ों की मांग घट गई, कपड़ों की मांग घटने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ जो आप कपड़े बुन रहे हैं, बना रहे हैं, वो जाएंगे कहाँ, उसको खरीदेगा कौन। ठीक है, तो अब ये जो बेचारे बुनकर थे, इनके कपड़े किसी ने भी खरीदने बंद कर दिए क्योंकि इनकी डिमांड घट गई। सो द बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। क्यों, जहाँ पे सबसे ज्यादा मांग थी वहीं पे सबसे ज्यादा मुसीबत होगी। ठीक है, तो बंगाल वीवर्स पे सबसे ज्यादा इसका वर्स्ट इफेक्ट मिला था। Okay, English and the European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out the advances to the weavers to secure supplies। ठीक है, यानी पहले यही लोग, यही आपके यूरोपियन एजेंट्स आया करते थे और बंगाल में बुनकरों को एडवांस दिया करते थे, पहले ही एडवांस दे दिया करते थे, बुकिंग करा दिया करते थे कि भाई इतने कपड़े आपको बनाने हैं, इतने आपको तैयार करने हैं, इसका ये है पैसा और इतना आपको बाद में मिलेगा। तो अब उन्होंने ये बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि अब खुद उनके यहाँ कपड़े अपने ही देश में बनने लग गए थे और उसकी डिमांड वहाँ पे बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब हम देखते हैं क्या होता है। नाउ द डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। अब ये बुनकर बेचारे परेशान हो गए थे, इन्होंने सरकार को मदद के लिए पिटिशन लिखा, याचिका लिखी, अर्जी लगाई। ठीक है, यही याचिका और अर्जी, ये किस प्रकार की अर्जियां हैं ये हम लोग अब सोर्स 1 और सोर्स 2 में पढ़ेंगे। अब देखिए आपका सोर्स 1 है, अब ये ओके, द हेडिंग इज वी मस्ट स्टार फॉर फूड, मतलब हम अब भूखे मरेंगे। ठीक है, अब हमको खाना नहीं मिलेगा। सुनाओ,
In 1823, the company government in India received a petition from 12,000 viewers. मतलब 1823 में जो कंपनी गवर्नमेंट थी इंडिया में, भाई इंडिया पे कौन बैठा था, उसकी सरकार कौन चला रही थी, अंग्रेज चला रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। तो इनको जो है पिटिशन मिला 12,000 बुनकरों का। उन्होंने इनको एक अर्जी लगाई, उसमें इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखते हैं आवर एंसेस्टर्स एंड वी यूज टू रिसीव एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी। मतलब हम और हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं, तो अब हमारे जो पूर्वज थे उनको भी यही काम था, वो आपसे एडवांस लिया करते थे, कंपनी उनको एडवांस देती थी। एंड मेंटेन आवर सेल्फ एंड आवर रिस्पेक्टिव फैमिलीज बाय वीविंग कंपनी सुपियर असॉर्टमेंट्स। मतलब हम आपसे एडवांस लेते थे और बदले में आपके लिए तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, उसी से हमारा और हमारे परिवार का खर्चा चला करता था। सो ओइंग टू आ मिसफॉर्च्यून द औरंग्स हैव बीन अबॉलिश्ड। अब दुर्भाग्यवश हमारे जितने भी औरंग्स थे, हमारे जितने भी भंडार थे कपड़ों के, सब खराब हो गए, सब खत्म हो गए। Okay, it has been abolished ever since, because of which we and our families are distressed for want of means of livelihood. अब चूंकि हमारा व्यवसाय खत्म हो गया, काम काज ठप हो गया, हमारे कपड़ों की मांग खत्म हो गई, तो अब जो है हम लोग किस कगार पे आ गए हैं, अब हम लोग जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सो वी आर वीवर्स एंड डू नॉट नो एनी अदर बिजनेस। अब जो सालों से हम लोग बुनगाई का काम करते आ रहे हैं, तो हमें किसी और काम के बारे में पता ही नहीं, तो अब हमको कप खाने के लिए भूखा रहना पड़ रहा है। ठीक है। सो इफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड डू नॉट कास्ट ए लुक ऑफ काइंडनेस टूवर्ड्स अस एंड गिव ऑर्डर्स फॉर क्लॉथ्स, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे ऊपर भी दया दृष्टि डालिए। जो आपकी ट्रेड की बोर्ड्स हैं, जो वहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं, वो हमारी तरफ दया की निगाह से देखिए और हमको फिर से ऑर्डर दीजिए, ताकि हम फिर कपड़े बना सकें और ताकि जिससे हमारी जीविका चल सके। ओके, तो ये एक पिटिशन है। और एक और पिटिशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ पब्लिश दिस इन योर पेपर। ओके, अब ये जो एक पिटिशन है, एक विडो है, उन्होंने लिखी थी। वन विडोड स्पिनर, मतलब इनके पति जो हैं वो बुनकरी का काम करते, स्पिनिंग का काम करते थे, तो उनकी एक विधवा हैं, वो लिख रही हैं 1828 में, ओके, टू ए बंगाली न्यूज़पेपर, समाचार दर्पण। ठीक, तो समाचार दर्पण के जो आपका बंगाली न्यूज़पेपर है उसका नाम है समाचार दर्पण। तो उसमें ये अपनी व्यवस्था बता रही हैं, अपनी स्थिति बता रही हैं। एडिटर जो हैं उनको कह रही हैं, टू द एडिटर समाचार, आई एम अ स्पिनर आफ्टर हैविंग सफर्ड अ ग्रेट डील, आई एम राइटिंग दिस लेटर। ठीक है, मैं एक स्पिनर हूँ, धागा वगैरह बनाने का काम करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर चुकी हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ, और प्लीज़ मेरी इस चिट्ठी को आप अपने न्यूज़पेपर में छापिएगा। और ये क्या बता रहे हैं इस लेटर में, जब मेरी उम्र 22 साल थी, उस वक्त मैं विधवा हो गई और मेरे पास 3 बेटियां हैं। ठीक है, और मेरे जब पति मरे तो वे अपनी मृत्यु के वक्त कुछ भी छोड़ के नहीं गए। ठीक है, तो मेरे पास जो थोड़ी बहुत ज्वेलरीज थी, जो गहने थे, उससे मैंने उनका श्राद्ध कर्म पूरा किया। आप सबको पता है, ठीक है, हिंदू धर्म में श्राद्ध की जो है एक विधि होती है। ठीक, अब क्या है, अब हम लोग जो है भूखमरी के कगार पे आ गए, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं, गॉड शोड मी अ वे बाय विच वी कुड सेव आवर सेल्फ। ठीक है, अब प्रभु जो है वो हमको रास्ता दिखाए ताकि हम लोग अपने आप को बचा सकें। आई बिगैन टू स्पिन ऑन तकली एंड चक्र। इन्होंने कहा कि फिर मैंने स्पिनिंग का काम शुरू किया। ठीक है, मतलब ऐसी एक स्थिति में लाइफ में आई जब हम भूखे मर रहे थे, तब भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया ताकि हम अपने को बचा सके। तो रास्ता क्या था, मैंने स्पिनिंग का काम शुरू किया तकली और चरखा पे। राइट, तो उस वक्त जब हम तकली चरखा पे स्पिनिंग का काम करते थे, तो वीवर्स हमारे घर आया करते थे। ठीक है, और वो लोग जो है, दे यूज टू बाय द चरखा यान एट 3 तोलास पर रुपए। ठीक है, वो बता रही हैं कि जो भी चरखे पे हम यान बनाया करते थे, वो जो है 3 तोला यान जो है वो 1 रुपए में जो है खरीदा करते थे। ओके, 3 तोलास पर रुपी, यानी 1 तोला पे 1 रुपए। सो वॉट एवर अमाउंट आई वॉन्टेड एज एडवांस फ्रॉम द व्यूअर्स आई कुड गेट फॉर द आस्किंग। ठीक है, तो हमको एडवांस मिला करता था, हम उसी पे अपना काम चलाया करते थे और हमको इसके बदले में पैसे मिलते। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो कपड़े और खाने की जो एक चिंता थी वो मिट गई। ठीक है, तो कुछ साल में कुछ कुछ थोड़ा बहुत बचा के मैंने 28 रुपए बचाए। ठीक है, इससे मैंने फिर अपनी एक बेटी की शादी की। ओके, और उसी तरीके से मैंने बाकी बेटों की भी शादी कर दी। ठीक है, इतनी जिम्मेदारी इन्होंने निभा ली। ठीक है, छोटे से काम में देखिए इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम खत्म किया। अब अब पिछले 3 साल से वी टू वुमेन, अब बता रही, अब हम 2 ही औरतें रह गई हैं। एक कौन है, एक मेरी सास है, मदर इन लॉ है, और एक मैं हूँ। वी आर इन वॉन्ट ऑफ फूड, लेकिन अब हमको खाने के लाले पड़ गए। क्यों, क्योंकि द वीवर्स डू नॉट कॉल एट द हाउस फॉर बाइंग यान, क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई भी वीवर नहीं आता धागे मांगने के लिए।
Not only this, if the yarn is sent to the market, it is still not sold even at 1/4 the old prices. बोल रही हैं एक तो पहले हमारे यहाँ कोई धागा लेने आता नहीं है, और हमने अगर मार्केट भेज भी दिया बिकने के लिए तो हम सस्ते से सस्ते में बेचेंगे ना, तो कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये कह रही है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। भाई ये तो अपने छोटे से गांव में छोटे से घर में बेचारी गरीबी से जूझ रही है, इसको क्या पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसने कहा इसने मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने बहुत लोगों से पूछा इसके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, दे से दैट बिलाती टू yarn is being imported on large scale. The weavers buy that yarn and weave. ठीक है, अब ये कह रहे हैं बिलायती यान मतलब जो विदेशी यान है, बिलायती टू यान इज बीइंग इंपोर्टेड ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब अब जो बिलायती यान है, विदेशी यान है, वो अब जो है खरीद के आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, अब इसको वीवर्स खरीद रहे हैं बिलायती यान को, अब इसी को ये लोग क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं। नाउ पीपल कैन नॉट यूज द क्लॉथ आउट ऑफ दिस यान इवन फॉर 2 months, इट रॉइट्स अवे। कह रहे हैं कि अब जो है लोग इस कपड़े को यूज नहीं करेंगे जो कि इस यान से बन रहा है, जो कि 2 महीने में भी नहीं चलता, ये जो है फट के अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है याचिका है जो एक स्पिनर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आप इससे आभास कर सकते हैं कि किस प्रकार की दुर्दशा उस वक्त जो है बुनकरों की भारतवर्ष में हो गई थी। ब्रिटेन में आपकी जो टेक्सटाइल बनने शुरू हुई थी उसकी वजह से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बट वर्स वॉज स्टिल टू कम, लेकिन अब अभी ये दुर्गति का एक आखिरी स्टेज नहीं था, अभी इससे भी बहुत बुरा समय आने वाला था। देखते हैं क्या था। सो बाय द 1830s द ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। अब 1830 तक जो है ब्रिटिश के जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे इनकी पूरी बाढ़ आ गई इंडियन मार्केट में। ठीक है, सारे ब्रिटेन के बने हुए कपड़े ओके सब लद गए वहाँ पे। इनफैक्ट बाय 1880s 2/3 of all the cotton cloths worn by Indians were made of cloth produced in Britain. अब देखिए 2/3 से ज़्यादा जो कपड़े थे वो जो है आपके इंडियंस के द्वारा पहने जा रहे थे, जो कहाँ बने थे, आपके ब्रिटेन में बने थे। तो अब इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ के जो बेचारे स्पिनर थे, धागा बनाने वाले, और जो आपके बुनकर थे, उनका जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। हजारों की संख्या में जो आपकी गांव की औरतें थीं, जो सिर्फ इसी के ऊपर जिंदा थीं, जो सिर्फ कॉटन थ्रेड को स्पिन करके अपना रोजी रोटी चलाती थी, वे सब क्या हो गई, अब जॉबलेस हो गई, इनका काम इनके हाथ से निकल गया। सो बट ठीक है, ये इतनी खराब दुर्दशा होने के बाद भी बट वन थिंग वॉज स्टिल देयर, कि ये जो हैंडलूम वीविंग थी उसके बाद भी पूरी तरीके से भारत में इसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों, कारण देखिए, इसीलिए क्योंकि हर तरीके का कपड़ा आपका मशीन पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब देखिए कुछ ऐसी साड़ियाँ भारत में बनती थी जिसके बॉर्डर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे। ठीक है, बहुत ही कुशल कारीगरी चाहिए थी जो सिर्फ हाथ से बनाई जा सकती थी, या कुछ ऐसे कपड़े जिनके कुछ ऐसे पारंपरिक तरीके थे बुनाई के। ठीक है, वो इनकी मशीनें कहाँ से बनाती, ठीक है, वो तो मशीनें नहीं बना पाएंगी। तो स्टिल अब ये जो चीज़ें थी वो अभी तक डिमांड में थी। ओके, तो ये जो डिमांड थी वो सिर्फ रिच लोगों में ही नहीं थी, मिडिल क्लासेस के द्वारा भी थी, यानी जो ये कपड़े पहना करते थे तो वो ब्रिटेन इनको सप्लाई करके नहीं दे सकता था। ओके, इसीलिए हैंडलूम वीविंग पूरी तरीके से भारत में खत्म नहीं हुई। ओके, nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloths used by the poor people in India। और एक और चीज़ देखिए कि ब्रिटेन के जो कपड़ा बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स थे वो इतना मोटा कपड़ा नहीं बना पाते थे जो मोटा कपड़ा गरीबों के द्वारा भारत में पहना जाता था। ओके, अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया। अब देखिए ये आपको क्या बता रहे हैं, मदुरई है ये, राइट। ठीक है, अब वेस्टर्न इंडिया में शोलापुर और आपका साउथ इंडिया में मदुरई। ठीक है, तो इसकी बात ही क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दीज टाउन्स emerged एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th century। ठीक है, क्योंकि आपका 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये जो आपके दो शहर थे ये वीविंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन के उभरे थे। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों से इस प्रकार की गुहार लगाई कि अब जो आप ये बाहर के कपड़े पहन रहे हैं ना, आप उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, आप उसको बायकॉट कीजिए, और आपके देश में जो हाथ के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो भी हाथ के द्वारा स्पन करके बनाए जा रहे हैं, हाथ के द्वारा बीन के बनाए जा रहे हैं, आप उन कपड़ों को पहनना शुरू कीजिए।
ओके। और इसी के तहत उन्होंने खादी को जो है नेशनलिज्म का सिंबल भी बनाया, राइट। और चरखा चरखा रिप्रेजेंट करने लग गया इंडिया को, मतलब ये पॉलिटिकल स्फीयर में आ गया। एंड इट वाज यू पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्री कलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज तो आप अपने झंडे के बीच में चक्र देखते हैं ना, है ना, इसमें 24 तीलियों के साथ स्पोक्स, ठीक है, लेकिन उस वक्त यहाँ पे क्या बना हुआ था, यहाँ पे चरखा बना हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा जो तिरंगा था उसके बीच में चरखा बना था। एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्रिकलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इन 1931। जो हमारी उस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसने जो है इसको जो है ट्रिकलर फ्लैग के बीचों बीच स्थापित किया। Okay, that was adopted in 1931, right? So what happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? अब उन बुनकरों और स्पिनर्स का क्या हुआ जिनकी की जीविका पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, यानी जिनके पास कुछ बचा ही नहीं था। यानी अगले दिन अगर आपको रोटी खानी है और आपके पास एक नया पैसा नहीं है, आपके घर में अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप खा के जिंदा रह सके, तो ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ? सो मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जिंदा रहने के लिए काम तो करना पड़ेगा, तो इसमें से बहुत से बुनकर जिनको कोई काम नहीं आता था वो जाके खेतों में मजदूर बन गए। और कुछ लोग जो है शहरों की तरफ भाग गए काम की खोज में कि भाई कुछ तो काम मिलेगा, ओके। और बाकी जो है वो बाहर चले गए, कहाँ से? देश के बाहर चले गए। कहाँ? उस वक्त प्लांटेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था, ओके। आपका जो अफ्रीका था और साउथ अमेरिका, ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग गए काम करने के लिए प्लांटेशंस में, ओके। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वर एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। और बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो कि जब नई आपकी कॉटन मिल खुल गई, ठीक है, वहाँ पे जाके इन लोगों ने तब अपना काम शुरू कर दिया, जैसे कि आपका बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर, ओके। सो दिस वॉज योर टॉपिक टुडे। और बाकी का जो टॉपिक है उसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको फिर उसके बाद इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा आज? सो टुडे वी हैव लर्नड दैट एज द इंडियन टेक्सटाइल्स फ्लडेड द ब्रिटेन मार्केट, ठीक है, जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल्स की मांग इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से वहाँ के जो कपड़े बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोग डर के मारे चिल्लाने लग गए। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है लेजिस्लेशन एनेक्ट किया और उसमें उसके तहत इन्होंने कैलिको एक्ट पास किया। ओके, कैलिको एक्ट मतलब अब जो है आपका प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो चिन्स है वो इंग्लैंड में जो है बैन हो गया, ओके। अब क्यों? क्योंकि इंग्लिश प्रोड्यूसर्स अपने लिए एक सिक्योर मार्केट चाहते थे, ठीक। और उसके बाद फिर आपने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन के चक्कर में ही लोगों के यहाँ नए नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो गए और इसमें 1764 में लोगों ने स्पिनिंग जेनी बनाया और फिर 1786 में आपका स्टीम इंजन बनाया, जिसकी वजह से इनके यहाँ बहुत बड़ी क्रांति हुई कॉटन टेक्सटाइल में और बहुत बड़े पैमाने पर इनके यहाँ अच्छे और सस्ते कपड़े बनने लग गए, ठीक है। उसके बाद भी इंडियन टेक्सटाइल्स पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे थे, जिसके जरिए से इन लोगों ने बहुत बहुत सारा पैसा कमाया। तो पहले तो इन लोगों को जो अपना सिल्वर इन लोगों को देना पड़ता था, फिर बंगाल की नवाबी मिलने के बाद इन लोगों का सारा पैसा इनको यहीं से मिलने लग गया और उसी से इन लोगों ने अपना काम धाम करना शुरू कर दिया, ओके। फिर ये मैप हमने डिस्कस किया कहाँ कहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे और आपके बुनकर कौर थे, ये हमने देखा, ओके। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि हमने देखा बंगाल में जो है इनको तांती वीवर्स कहा जाता था, देन जुलाहाज और द मोमिन वीवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, देन सेल, कोई कोलर और द देवांग्स ऑफ द साउथ इंडिया। सो दीज आर द कम्युनिटीज, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जनरेशन्स थे लोग अपना ये काम करते चले आ रहे थे, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है आपका स्पिनिंग का काम जो था वो आपका औरतें किया करती थी और आपका जो वीवर्स थे वे मेनली आपके मेन हुआ करते थे। और स्पिनिंग और वीविंग के बाद फिर ये अपने कपड़े लेके जाते थे डायर के पास, जिसको कहा जाता था रंगरेज, और फिर रंगरेज कपड़ों को रंगता था और उसके बाद उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती थी, जो किसका काम था? चिपीकार्स का, ठीक है। अब जो है यही जो हैंडलूम वीविंग था ये हज़ारों की संख्या में लोगों के ऑक्यूपेशन का जरिया था, जिससे लोगों का पेट भरा करता था। अब उसके बाद जब ब्रिटेन में आपकी मशीनें बन गई, जो डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई, उससे जो है हमारे बुनकर बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए, क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी उनको कॉम्पिटिट करना पड़ा ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ, जो कि बहुत मुश्किल था। और उसके बाद जो है बहुत मुश्किल हो गई, क्यों? क्योंकि अब इनको कपड़ा भी अगर
अपना बेचना होता था ब्रिटेन में, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटीज़ लगा दी गई, बहुत ज़्यादा बढ़िया टैक्स, अच्छा खासा टैक्स लगाया ताकि इनको बेचने में दिक्कत हो। अब उसके बाद जो आपके ट्रेडिशनल मार्केट थे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में, वहाँ पे जो है बाढ़ आ गई इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल से, ठीक है? तो इससे इंडियन गुड्स पूरी तरीके से वहाँ पे ठप हो गए। अब इससे हज़ारों की संख्या में जो बुनकर थे उनका काम छिन गया, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत हुई थी वो हुई थी आपके बंगाल बुनकरों की। अब इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो हैं उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। अब उनके एजेंट्स जो हैं उन्होंने भी जो यहाँ बुनकर थे इंडिया के उनको एडवांस देना बंद कर दिया, ठीक है? और इससे उनका पूरा काम खत्म हो गया, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बहुत से पिटीशन लिखे गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट उनको बचा सके, लेकिन गवर्नमेंट थी किसकी? गवर्नमेंट तो थी ब्रिटिश की, तो वो आपके लिए काम क्यों करेगी? ओके, अब इसके बाद और भी ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि जो ब्रिटिश कॉटन के कपड़े थे उन्होंने इंडियन मार्केट के ऊपर भी पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर दिया। पूरे ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ थे, ठीक है? अब ये कपड़े जो इंडियंस के द्वारा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे पहने जाने लग गए। अब इससे जो स्पिनर्स थे, वीवर्स थे, उनको भूखे मरने की नौबत आ गई और हज़ारों की संख्या में औरतें जो स्पिनिंग के काम पे ज़िंदा थीं, अब जो है वो काम उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद भी हैंडलूम वीविंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो कि मशीनों पे नहीं हो सकते थे। ओके, अब उसके बाद कुछ ऐसे बुनकर और स्पिनर्स जिनका काम उनसे छिन गया था, ठीक है? तो उनके साथ क्या हुआ, और हम देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट में जो है गांधी जी ने जो है जो आपका खादी था इसको जो है सिंबल ऑफ नेशनलिज्म बताया, और चरखा जो था इन्होंने इट केम टू बी रिप्रेजेंट इंडिया एंड वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्रिकलर फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931, ठीक है? अब जो बुनकर स्पिनर्स की जो हम बात करते हैं जिनका काम पूरा खत्म हो गया था, ये सब बेचारे गए कहाँ? तो कुछ इनमें से एग्रीकल्चर लेबरर्स बन गए, कुछ शहरों की तरफ गए काम की खोज में, कुछ देश छोड़ के चले गए बाहर प्लांटेशंस में काम करने अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, और कुछ ऐसे हैंडलूम वीवर्स थे जो कि बाद में जब नई कॉटन मिल्स एस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पे जाके इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर कॉटन मिल्स कम अप, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस एजुकेशनल platform or regarding any things in my videos, you can put it in the comment box, and if you have any doubts that also you can ask me. So till that time, you read, study, until my next video comes. Till that time, see you. Bye bye.